आदाब, मैं अंशु नैथानी हाजिर हूँ हिंदुस्तान की सोशो कल्चरल और इकोनॉमिक इश्यूज पर खास प्रोग्राम लेकर। ये है इंडिया। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज बात करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रिपरेशन एंड चैलेंजेस की। जी हाँ, भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार बाजार बन गया है, जहां 2030 तक 40 करोड़ कस्टमर्स को मोबिलिटी सॉल्यूशंस की ज़रूरत पड़ने वाली है। खास बात यह है कि 2070 तक भारत को नेट ज़ीरो एमिशन को हासिल करने के लिए पॉजिटिव ग्रोथ को इंश्योर भी करना है। लेकिन ऐसा करने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन रिवॉल्यूशन से गुजरना पड़ेगा, जिसमें बेहतर वॉकेबिलिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रेलवे, रोड्स और अच्छी कारें और बाइक्स की ज़रूरत है। अच्छी बात यह है कि हाल के दिनों में इलेक्ट्रिक कारों और बाइक्स में लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है, लेकिन इसमें चैलेंजेस भी हैं। बैटरी प्रोडक्शन, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एस्टैब्लिशमेंट, इन सभी चीज़ों के लिए बहुत कुछ करना अभी बाकी है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं तीन खास मेहमान। IIT दिल्ली ग्रेजुएट विक्रमजीत सिंह सेतिया, इलेक्ट्रिकल व्हीकल के स्ट्रैटेजी और प्लानिंग लीड शिवम खट्टर और एनर्जी इकोनॉमिस्ट और टेरी स्कूल ऑफ एडवांस स्टडीज़ में फैकल्टी डॉक्टर गोपाल के सारंगी। हम आप तीनों का ही वेलकम करते हैं हमारी इस खास पेशकश में। सबसे पहले शिवम जी, आपसे जानना चाहेंगे कि हर जगह चर्चा हो रही है कि अब स्विच ओवर करना है ईवी में ही, इलेक्ट्रिकल व्हीकल ही जो है वो ही फ्यूचर है। और जिस तरह से पूरी दुनिया, पूरा एक ग्लोब, अक्रॉस द ग्लोब हम देख रहे हैं कि ईवी पर ही शिफ्ट तेज़ी से हो रहा है। अगर हम भारत की बात करें, इंडिया की बात करें, तो किस रफ्तार से, किस स्पीड से हम ईवी में कन्वर्ट करने में की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? मैम, इलेक्ट्रिक में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे कारण हैं। वाई इलेक्ट्रिक हम सवाल पूछते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ही क्यों हमें शिफ्ट करना चाहिए। उसके सबसे बड़ा कारण है कि उसकी रनिंग कॉस्ट, विच इज़ जिसको हम बोलते हैं कि चलाने के में कितना खर्चा आता है, तो लगभग ₹1.5 पर किलोमीटर पड़ता है, विच इज़ 1/3 या 1/4 जो अगर पेट्रोल और डीजल से आप कंपेयर करते हैं। दूसरी चीज़, उसमें कोई एमिशन नहीं होता, कोई पोल्यूशन नहीं होता, ज़ीरो टेल पाइप एमिशन, जो कि आज हमारे जितने भी महानगर हैं वहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी है पोल्यूशन की। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल एक ऐसा सोल्यूशन प्रोवाइड करता है जिससे आप एक पेट्रोल या डीजल वाली गाड़ी जिससे CO2, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है, उससे आप आगे मूव करना चाहते हैं। चौथी सबसे अच्छी चीज़ मैम कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में बहुत कम मूविंग पार्ट्स होते हैं, जिसका सबसे फ़ायदा ये होता है कि इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम आ जाती है। और जहाँ तक कि प्रोडक्ट अब एडॉप्शन की बात है, मैम एडॉप्शन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अवेयरनेस की। पब्लिक में पब्लिक अगर चाहती है और उसमें आप चाहते हैं कि आगे बढ़ें, लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदें, तो उसके लिए अवेयरनेस और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ साथ उनका एक एक्सपीरियंस कि इलेक्ट्रिक व्हीकल एक अच्छी चॉइस बन सकता है। तो उसमें मैम अगर मैं ब्लू स्मार्ट की बात करूँ तो हम एक 100% इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस रन करते हैं बेंगलोर और दिल्ली NCR में, जिसमें हर 100% ऑफ द फ्लीट इज़ इलेक्ट्रिक, जिसमें 98% ऑफ कंज्यूमर्स जो ब्लू स्मार्ट की राइड देते हैं उनकी पहली इलेक्ट्रिक राइड एक ब्लू स्मार्ट होती है। तो अगर वो पहली राइड सबसे अच्छी, सबसे साफ, बिना परेशानी की, बिना कैंसिलेशंस के या एकदम बिना आवाज़ के, तो वो एक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा काउंट होता है, जिस वजह से एक एडॉप्शन और अवेयरनेस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है एक कंज्यूमर के लिए। जहाँ तक हम दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में मैम एज यू नो दिल्ली को हम EV कैपिटल ऑफ कंट्री बोलते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा एडॉप्शन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का दिल्ली में देखा गया है। उसके काफ़ी कारण हैं। सबसे पहला कारण कि अवेयरनेस ज़्यादा है। दोनों स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसीज़ को काफ़ी बढ़ावा दिया गया है, FAME 2 सब्सिडीज़, और फिर जो आगे कंटिन्यू हो रही है, उस वजह से कॉस्ट में काफ़ी फ़र्क पड़ा है। और एक पेट्रोल और इलेक्ट्रिक गाड़ी के कॉस्ट के बीच में भी वो जो डिफरेंस है वो कम हो गया है।
तो बहुत ज़रूरी है कि कस्टमर के लिए ये इफ़ेक्टिव रहे। सेतिया जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, अगर हम मार्केट की बात करें तो अभी अगर कन्वेंशनल जो व्हीकल्स है, जो कन्वेंशनल फ्यूल पे चल रहे हैं, उनके साथ अगर हम कंपैरिजन करें, अभी ईवी की मार्केट कितनी बड़ी है? अगर हम परसेंटेज के लिहाज से बात करें तो क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारा हिंदुस्तान जो है कन्वेंशनल व्हीकल में बहुत आगे है। हम प्रति वर्ष 1.5 से 2 करोड़ जो है टू व्हीलर्स प्रोड्यूस करते हैं और मार्केट में वो बेचे जाते हैं। लगभग 35 लाख के आसपास हम पैसेंजर व्हीकल सेल करते हैं। ये एक बहुत बड़ा मार्केट है। यदि मैं इसको कंपेयर करूं कि आज की डेट में ईवी पे हम कहां पर पहुंचे हैं, तो 2014 में हमारी शुरुआत हुई और 2014 में हमने बड़े ही सक्षम नंबर से 2725 नंबर हमारे 2014 के फाइनेंशियल ईयर में मार्केट में आए और धीरे धीरे वो प्रोग्रेस हुई। तो आज की डेट में यदि मैं कहूं तो बीते 9 सालों में 2023 में हम 11,71,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर पहुंचे हैं। ये एक बड़ी नई शुरुआत है। भारत सरकार में इसने काफ़ी योगदान दिया है और ये जो स्लो शुरुआत ज़रूर है, लेकिन हमारे जो टारगेट हैं 2070 तक कि हम फुली इलेक्ट्रिक व्हीकल में आ जाएंगे, उसको पाने के लिए मैं ये कहूँगा सक्षम है। बट अभी भी काफ़ी चैलेंजिंग है आगे बढ़ने के लिए। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि ये जो मार्केट को हमें कैप्चर करना है 2070 तक, हमें 100% पर आना है, या 2030 तक हमारा जो लक्ष्य है 30% इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ पे आना है, तो उसको पाने के लिए जो हमें चैलेंज आ रहे हैं, मैं उसके बारे में पहले आपको अवगत कराना चाहूँगा। फ़िलहाल जो हमारे व्हीकल की कॉस्ट है वो एक कन्वेंशनल व्हीकल जो फ्यूल से चलते हैं उन व्हीकल से काफ़ी ज़्यादा है। उसके अलावा जो चार्जिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना सक्षम नहीं है, वो हर जगह मुहैया नहीं हो पा रहा है और उसकी जो कॉस्ट है वो भी ज़्यादा है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में लोगों की अपनी चॉइस होती है, मॉडल्स देखते हैं, काफ़ी फीचर्स देखते हैं, तो अभी ये शुरुआती दौर है तो काफ़ी कम मॉडल अवगत हैं। दूसरा, इसमें जो किलोमीटर्स रेंज होती है, हम कहते हैं कि हमने टैंक फुल कर लिया, तो टैंक फुल करने के बाद हमें एक 500 किलोमीटर तक जाना है। तो अलग अलग तरह के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, कोई आपको गाड़ी दे रहा है जो 200 किलोमीटर तक जाती है, कोई 150 तक जाती है, कोई ज़्यादा रेंज तक जाती है तो उसकी कीमत ज़्यादा है। तो अभी कस्टमर पूरी तरह से सहमत नहीं है कि ये मेरे लिए सही होगा। तो ये धीरे धीरे चैलेंजेस मीट करने के लिए मार्केट में नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए ऑप्शंस आ रहे हैं, तो इनके ऊपर अभी काफ़ी R&D हो रही है। गोपाल जी, यहाँ आपसे सवाल बनता है कि जिस तरह से जो पेरिस कन्वेंशन भी हुआ था, उस लिहाज से ये सारे टारगेट्स हमको अचीव करने हैं और बहुत ही रफ्तार के साथ करने हैं, और जैसे कि सेतिया जी बता रहे थे कि अभी कस्टमर के लिए अट्रैक्शन नहीं है, तो कोई भी ऐसी अगर नए चेंजेस आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आती है, तो उसमें जो पब्लिक सेक्टर है, जो सरकार है, उसे अपनी तरफ से बहुत प्रयास करने होते हैं। अगर हम पॉलिसी डिसीजंस की बात करें ईवी के सेक्टर में, तो किस तरीके के डिसीजंस अभी तक हुए हैं और किस नज़रिए से आप देखते हैं पूरे इस चीज़ को? मैडम, पहले धन्यवाद। मैं ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने रखा है कि किस तरह से गवर्नमेंट इसको आगे लेके जा रहा है। तो मैं ये सवाल को आंसर देने से पहले मैं जानना चाहता हूँ कि एक्चुअली हमारा जो क्लाइमेट कमिटमेंट्स है, बिकॉज इंडिया G20 कंटेक्स्ट में भी इंडिया इज इंक्रीजिंगली अपने आप को एक बहुत उभरता हुआ कंट्री दिखाना चाहता है। मतलब इंडिया इज़ ट्राइंग टू पोज इटसेल्फ एज ए वेरी गुड कंट्री एंड इंडिया इज़ स्ट्राइविंग वेरी हार्ड, बहुत कोशिश कर रहा है। तो हमने क्या करें ना, हम बेसिकली हमारा जो क्लाइमेट कमिटमेंट्स है, हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हमारा क्या कर रहे थे ना, जो ग्लासगो में COP26 हुआ था, उसमें पंचामृत करके एक अनाउंसमेंट किए थे, जिसको हमने क्लाइमेट की पॉलिसी के रूप में ट्रांसलेट करवाया। जैसे हमारे NDC है, हम कमिटमेंट करते हैं, ग्लोबल जो UNFCCC है, उसमें कमिटमेंट करवाया कि हमको नेट ज़ीरो 2070 तक करना है, जो आपने बताया था। तो उसमें से सबसे जो उसके साथ भी हमारा अलग कमिटमेंट है, जैसे हम चाहते हैं कि रिन्यूएबल्स को 40%, नॉट रिन्यूएबल्स, नॉन फॉसिल फ्यूल को 50% करें। तो ये सब जो ट्रांसलेट करना है, वो उसमें से EV जो आ रहा है उसका रोल बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए है क्योंकि EV का अगर आप देखेंगे एमिशन, बिकॉज गवर्नमेंट अभी चाहता है कि एमिशन को कंट्रोल करे, पॉल्यूशन को भी कंट्रोल करे। जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है वो इंडिया का अगर डेटा देखेंगे तो 14% ऑफ एमिशंस ट्रांसपोर्ट सेक्टर से आता है। सो इसीलिए ट्रांसपोर्ट सेक्टर को गवर्नमेंट ने फोकस किया कि ट्रांसपोर्ट सेक्टर को कैसे हम ग्रीन बनाएं, ग्रीन ग्रोथ की जो चल रहा है अभी उसमें हम शामिल करें। और G20 में भी एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा ये है कि कैसे हमने ग्रीन ग्रोथ को आगे लेके जाएं। तो उसी हिसाब से देखा जाए कि तो ये EV का जो रोल है बहुत इम्पोर्टेंट है।
और ये इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि हमने ना उसमें क्या कर लिया, पॉलिसी लेवल में ना एक हम बोलते हैं उसको सेक्टरल इंटीग्रेशन, मतलब ट्रांसपोर्ट सेक्टर को एनर्जी सेक्टर के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं अभी, क्योंकि एनर्जी सेक्टर जो हमारा था वो अलग चल रहा था। ट्रांसपोर्ट ऑफकोर्स एनर्जी यूज़ करता है, ऑयल एंड गैस, बट हम क्या कर रहे हैं डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी जो है आप सेक्टर उसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात हमारे ये है कि पॉलिसी जो है हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए सिर्फ नहीं है, हमारा जो पॉलिसी है ऑल्सो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर के लिए है कि हम इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर को कन्वेंशनल जो एनर्जी हम यूज़ कर रहे हैं कोल गैस ऑयल उसको भी रिन्यूएबल्स में करें ताकि ना दोनों साथ साथ बराबर ग्रो करें। तो इसलिए हमने जो पॉलिसी लिया है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का पॉलिसी देखेंगे वो 2013 से शुरू है और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो अभी गवर्नमेंट है इट हैज़ एक्सीलरेटेड द पॉलिसी। इट हैज़ 2015 में हमारा फेम 1 पॉलिसी आया था, फेम 2 पॉलिसी अभी आया है 2019 में, 2019 में वो पॉलिसी आया है। हर साल बजट में इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जो अमाउंट हमारा रहता है बहुत अच्छा रहता है। इस बार 80% इंक्रीज़ किया गया है, जो बजटरी अमाउंट है विच इज़ एलोकेटेड, इट इज़ इंक्रीज्ड, बहुत ज़्यादा अमाउंट एलोकेट हुआ है। वो सिर्फ नहीं है, इवन स्टेट लेवल में भी, सब नेशनल लेवल में भी काफ़ी पॉलिसी एक्शंस लिया गया है। हमारा जो 34 स्टेट्स है उसमें से करीब 25 आई थिंक 24 स्टेट्स ने अपना स्टेट स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी लाए हैं। सो ये एक बहुत बड़ा चेंज है जो बहुत कम समय में ही हुआ है। ये चेंज बहुत इम्पैक्टफुल होगा आगे। जो 2030 के टारगेट है ऑफकोर्स हो सकता है हम आगे पीछे जा सकते हैं, बट ये चेंज बहुत इम्पैक्टफुल बहुत पावरफुल है। जी सेठिया जी, यहाँ आपसे जाना ज़रूरी होगा कि 2030 जो टारगेट है बहुत बड़ा टारगेट है, 40 करोड़ कस्टमर्स को कैटर करना होगा, जिस तरीके से बता भी रहे हैं गोपाल जी। तो ये चैलेंज भी बहुत ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से तैयारी क्या है मार्केट की, और क्या इतना बड़ा अगर कहा जाए कस्टमर का जो एक पूरा लॉट है उसको कैटर कर पाएगा मार्केट? देखिए, इसमें मैं कहना चाहूँगा कि तैयारी से पहले हम देखें चैलेंजेस क्या हैं। यदि हम चैलेंजेस के बारे में जान लें तो वहाँ से हमारी तैयारी निकल के आती है। तो फिलहाल जो इस टारगेट को पाने के लिए जो चैलेंजेस मार्केट में आ रहे हैं, सबसे बड़ा चैलेंज कॉस्ट का आ रहा है, और उस कॉस्ट का जो मेजर रीज़न है हमारी जो बैटरी की जो टेक्नोलॉजी है वो बड़ी कॉस्टली है। उसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है चार्जिंग का सेटअप करना है वो कॉस्टली है, क्योंकि हमने बड़े ही सक्षम नंबर से शुरू किया है। आज की डेट में हम मान लो 12 लाख व्हीकल पर ईयर हम बना रहे हैं, जो कि हमारा टोटल आंकड़ा बहुत ऊपर है, करोड़ों में है। तो आप ये सोचिए, जो मैन्युफैक्चरर एक नहीं कई मैन्युफैक्चरर इसके पीछे हैं जो कि 12 लाख व्हीकल बना रहे हैं, तो उनका इकोनॉमी ऑफ स्केल क्या होगा, मतलब वो किस कॉस्ट पे बना रहे होंगे। तो ये बड़ा समझना जरूरी है कि जब तक इकोनॉमी ऑफ स्केल नहीं आएगा, इकोनॉमी ऑफ स्केल को यदि मैं विस्तार में बताऊं तो इसका ये मतलब होता है कि जितना हम ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे उतना ही वो सस्ता बनेगा, जितना कम प्रोड्यूस करेंगे तो उतना ही वो महंगा बनेगा। तो आज की डेट में हमारे पास इकोनॉमी ऑफ स्केल के लिए कोई अभी कोई समाधान नहीं है। जब तक सभी ग्राहक इलेक्ट्रिक वाहन पर नहीं शिफ्ट हो जाएंगे तब तक तो ये धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ेगी। तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। उसके अलावा ये एक नया फील्ड है हमारे लिए, हमारे उद्योगपतियों के लिए भी नया फील्ड है। टेक्नोलॉजी अभी बाहर से आ रही है, टेक्नोलॉजी के ऊपर काफ़ी खर्चा हो रहा है। तो ये टेक्नोलॉजी का जो खर्चा है, ये इतना सारा का सारा खर्चा ये सारा व्हीकल के ऊपर ही लोड हो रहा है। तो मैं मोटे मोटे शब्दों में बताऊं तो जो टेक्नोलॉजी का खर्चा है डेवलप करने का, R&D का, वो व्हीकल पे लोड हो रहा है, उसकी कॉस्ट में आ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार करना है उसका भी खर्चा उसके ऊपर आ रहा है। बैटरी जो हमें इंपोर्ट अभी आज की डेट में कर रहे हैं, या फिर उसके ऊपर जो टेक्नोलॉजी पे खर्चा आ रहा है, बनाने में ज़्यादा खर्चा आ रहा है, वो भी सारा व्हीकल पे लोड हो रहा है। तो ये जो व्हीकल की कॉस्ट है इसके ऊपर काफ़ी निर्भर कर रहा है। ये नंबर 1 पॉइंट था मेरा। और व्हीकल की कॉस्ट के अलावा जो दूसरा हमारा पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जिंग का, तो जैसे जैसे धीरे धीरे गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्टिव है, मोदी जी ने काफ़ी सहयोग दिया है। अभी मेरे सहयोगी मित्र ने बताया जैसे 25 जो हैं स्टेट में तो काफ़ी मतलब पॉलिसीज़ भी बना दी गई हैं इसको ग्रोथ देने के लिए। तो उन सभी 25 स्टेट में मैं ये बताना चाहूँगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर के भी ऊपर काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बिल्टअप हो जाएगा धीरे धीरे। जैसे इकोनॉमिक स्केल बढ़ेगा, R&D का खर्चा कम होगा तो कॉस्ट कम आएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बढ़ेगा फिर कॉस्ट कम आएगी। तो जैसे जैसे कॉस्ट कम आएगी तो हमारा धीरे धीरे हम ये कहना चाहेंगे कि व्हीकल जो हमारे ग्राहक हैं उनका इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ झुकाव भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, और ये जो परिवर्तन है ये संभव हो पाएगा।
अगर हम इस क्षेत्र में सब्सिडी की बात करें, क्योंकि हमेशा कॉस्ट की बात की जा रही है कि बहुत अभी महंगा पड़ रहा है कन्वेंशनल जो व्हीकल्स हैं, जो फ्यूल व्हीकल हैं उसके मुकाबले में, तो अगर बात किया जाए, जैसे सेतिया जी बोल रहे थे कि प्रोडक्शन जब तक लार्ज स्केल में नहीं होगा वो कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं होगा, तो इसके लिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या रहेंगी, खासतौर पर अगर हम सब्सिडीज़ के लिहाज से बात करें तो? धन्यवाद मैडम अगेन। ये जो पॉलिसीज़ की हम बात करेंगे, हमने पॉलिसीज़ जो है वो 2 लेवल पे होता है। एक तो है, मैंने आपको बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसका बहुत सारे पॉलिसीज़ है, सब्सिडीज़ भी है, और उसको छोड़ के स्टेट लेवल में भी, सिंस स्टेट लेवल में 24 स्टेट्स ईवी पॉलिसीज़ लेके आए हैं, उनका भी काफ़ी सारे इंसेंटिव्स, पॉलिसीज़, सब्सिडीज़ है। अगर आपने वो पूरा पॉलिसीज़ जो है, सब्सिडीज़ है, इंसेंटिव स्ट्रक्चर से उसको अगर देखें, पूरा रेंज देखें, तो ये आपका दो तरह से डिवाइड हुआ है। एक तो है आपका जो है सप्लाई ऑगमेंटेशन पॉलिसी बोलते हैं, जिसको हमने मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई की तरफ से देखते हैं। दूसरा जो है आपका जो डिमांड ऑगमेंटेशन पॉलिसी है। सप्लाई ऑगमेंटेशन पॉलिसीज में ये है कि जैसे हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी फोकस किया है कि काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इंडिया में बिल्ड हो। सो ये ओनली ईवी के लिए नहीं है, दूसरे सेक्टर के लिए भी है। सो ईवी के लिए स्पेसिफिकली भी है। सो जिसको हम बोलते हैं PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स, जिसकी वजह से गवर्नमेंट क्या कहते हैं, बहुत सारे सब्सिडी दे रहा है प्रोड्यूसर्स को, कि ताकि ना आपने उसको प्रोडक्शन करें कंट्री में और उसका भी जो सब्सिडी बेनिफिट ले। सिर्फ वो नहीं है, टैक्स रिडक्शन भी है। GST में भी अभी रिसेंटली जो अनाउंस हुआ है गवर्नमेंट में, GST का जो अमाउंट है वो भी रिड्यूस कर दिया है ईवीज़ के ऊपर। ये आपका सप्लाई ऑगमेंटेशन पॉलिसी। उसको छोड़ के आपका स्पेसिफिकली जैसे जोन्स किया जा रहा है, ईवी प्रोडक्शन जोन्स, जिसमें आपको लैंड फैसिलिटेट किया जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड अलग एक्टिविटी जो फैसिलिटेट किया जा रहा है। उसको छोड़ के मैंने जैसे बताया, जो डिमांड ऑगमेंटेशन पॉलिसी है, उसके लिए आप अगर बाइक 2 व्हीलर्स खरीद रहे हैं या 4 व्हीलर्स खरीद रहे हैं, उसका किलोवाट आवर्स के हिसाब से आपको बेनिफिट मिलता है। जैसे 2 व्हीलर्स के लिए 15,000 है, वो बढ़ गया है, अभी 10,000 से 15,000 हुआ है। और आपका जो है उसी तरह से आपका 10,000 पर किलोवाट आवर जो है आपका 4 व्हीलर्स के लिए है। ई रिक्शा जो है उसके लिए भी आपका सब्सिडीज है। उसको छोड़ के जैसे रोड टैक्स है, काफ़ी सारे स्टेट में, दिल्ली में रोड टैक्स वैभव किया जाता है, बहुत सारे अलग जो टैक्सेस है, एंसिलरी टैक्सेस, उसको भी वैभव किया जाता है, उसके में फ़ायदा है। उसको छोड़ के ये भी है कि अब अगर अपने ग्रीन व्हीकल ले रहे हैं तो आपको फील गुड फैक्टर एक होता है कि आपका जो नंबर प्लेट है वो ग्रीन होता है, तो आप फील गुड करते हैं कि मैं एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का ओनर हूँ, और जिसकी वजह से मुझे क्या है ना, मुझे जो है मुझे फील गुड हो रहा है, और मैं आई फील प्राउड कि मैं पॉल्यूट नहीं कर रहा हूँ, मेरा नॉइज पोल्यूशन कम है, एयर पोल्यूशन कम है, एमिशंस भी कम आ रहा है। सो ये सारे जो है, ये जो आपने बोला सब्सिडीज है, सब्सिडीज ओनली पार्ट ऑफ इट, बट पूरा पॉलिसीज़ को देखेंगे, पूरा गैमट को देखेंगे तो ये पूरा इकोसिस्टम है। सो इकोसिस्टम जो है सेंट्रल लेवल पॉलिसी से लेकर स्टेट लेवल पॉलिसी तक ही है। जी, शिवम जी, यहाँ आपसे जानना चाहेंगे, आप तो इस लिहाज से ईवी में मार्केट में भी हैं, जो चैलेंजेस हैं वो ज़्यादा नज़दीकी से आप देख पा रहे होंगे, फेस कर पा रहे होंगे। अगर हम बात करें रूरल एरियाज़ में, मतलब अर्बन में तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ और बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी मिल जाती हैं, रूरल एरिया में जहाँ की जो 2 व्हीलर मार्केट है वो बहुत ज़्यादा है, और ईवी में हम देख रहे हैं पहले सेक्शन में 2 व्हीलर में लोगों का इंटरेस्ट भी है, तो उस लिहाज से रूरल एरिया में किस तरह की तकलीफ़ें हैं या किस तरह की चैलेंजेस हैं जो मीट आउट जल्द होने चाहिए, और क्या दिक्कतें पेश आती हैं? मैम, रूरल में सबसे बड़ी समस्या है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की। इसके लिए बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे स्टार्टअप्स Tier 3, Tier 2 सिटीज़ के लिए, अगर मैं 2 व्हीलर्स की बात करूं तो बैटरी स्वैपिंग फैसिलिटीज़, बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस बना रहे हैं, ताकि कोई भी कंज्यूमर या कोई ऑटो रिक्शा वाला जो एक इलेक्ट्रिक ऑटो चला रहा है वो अपनी बैटरी स्वैप कर सके और दोबारा काम कर सके। तो ऐसे बहुत सारे बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस बन रहे हैं। अगर मैं 2 व्हीलर्स की बात करूं तो 2 व्हीलर्स में मैम भी बैटरी स्वैपिंग पॉसिबल होती है। अभी यूजुअली क्या होता है, एक नॉर्मल आदमी की रनिंग 40, 50, 60 किलोमीटर होती है दिन की, जो एक 3 किलोवाट का जो बैटरी बैकअप होता है 2 व्हीलर्स में, उससे काफ़ी सफिशिएंटली वो मीट हो जाता है। तो मैक्सिमम जो चार्जिंग होती है वो घर पर होती है। एक 3 पॉइंट पिन प्लग अगर आप यूज़ करते हैं 2 व्हीलर्स में तो वो भी सक्षम होता है कि आप चार्जिंग उससे कर सकते हैं। अगर 4 व्हीलर्स की बात करूँ तो 4 व्हीलर्स में हाँ, हम मानते हैं कि अभी थोड़ा सा समय और लगेगा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को रूरल तक आने में,
क्योंकि अभी फोकस जो है वो महानगरों में टीयर 1 सिटीज़ में ज़्यादा है कि एक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा नेटवर्क क्रिएट होगा। ये दोनों चीज़ें पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप्स दोनों के साथ होंगी। खाली आप ये नहीं कह सकते कि सरकार की तरफ से बनेगा तो ये चीज़ चलेगी, बट प्राइवेट प्लेयर्स भी इस फील्ड में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए बहुत सारे एंटर किए हैं। यहाँ तक कि नॉट जस्ट स्टार्टअप्स बट बड़े प्लेयर्स, OEMs और बड़े कॉरपोरेशंस। अगर हम ब्लू स्मार्ट की बात करूँ तो मैम दिल्ली NCR और बेंगलोर में हमने खुद 2500 के आसपास चार्जिंग पॉइंट्स बनाए हैं, अब प्राइमरीली हमारी गाड़ियों को चार्जिंग करने के लिए, बट जिनको हम जल्द एक पब्लिक के लिए भी ओपन करने का हमारा प्लान है। जिस वजह से कोई भी अगर कंज्यूमर अगर चार्जिंग करना चाहता है अपनी गाड़ी की, तो वो किसी भी एक चार्जिंग स्टेशन पर आके गाड़ी चार्ज कर सकता है। इसके साथ साथ अगर पब्लिक नेटवर्क की मैं बात करूं तो दिल्ली गवर्नमेंट ने हर मेट्रो स्टेशन पर एक चार्जिंग स्टेशन लगाने का एक मुहिम चालू किया है, ताकि और वो उसमें काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं, जिसमें ब्लू स्मार्ट भी एक है जो चार्जिंग स्टेशंस बना रहा है पब्लिक के लिए, जहाँ पे कोई भी 2 व्हीलर 3 व्हीलर और 4 व्हीलर चार्ज हो सकता है। ऐसी मुहिम और ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट की तरफ से और प्राइवेट प्लेयर्स की तरफ से आज भी चल रहे हैं। और आप आने वाले 1-2 साल में आप देखेंगे कि हर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के एक रेडियस में आपको एक चार्जर की अवेलेबिलिटी आपको मिलेगी। जी सेठिया जी, जिस तरह से बता रहे थे शिवम कि इसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है। अगर हम इस लिहाज से बात करें कि जो पोल्यूशन की प्रॉब्लम है उससे तो निजात मिलेगी ही, और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी मार्केट भी और क्रिएट होने वाली है। अगर हम बात करें कन्वेंशनल व्हीकल के मुकाबले में, तो किस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ के लिहाज से देखते हैं कि भारत जैसा देश जहाँ ऑटोमोबाइल्स में इतना बड़ा मार्केट भी है, इतने कस्टमर भी हैं, और इसके साथ साथ जॉब एक अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट हो सकती हैं EV के जरिए, आपको क्या लगता है? देखिए, इसमें अपॉर्चुनिटीज़ का तो ये युग आ ही गया है। जब आपने देखा होगा कि जब हम 2 व्हीलर चलाते थे तो उसमें हार्डली 3, 4 या 5 मैन्युफैक्चरर थे। तो आज की डेट में जब हम 2 व्हीलर जो इलेक्ट्रिक देखते हैं तो आप मोर देन 50 मैन्युफैक्चरर्स देख रहे हो मार्केट में आए हुए हैं। तो इतना ज़्यादा मुहिम आया हुआ है इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो शिफ्ट हुआ है, तो काफ़ी सारे नए जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो मार्केट में आए हैं। बहुत सारे यंगस्टर्स फ्रॉम द प्रीमियम कॉलेज और में भी किसी भी कॉलेज से वो आए हैं, उनको नॉलेज हुआ है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है इसकी टेक्नोलॉजी में एंटर करना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये अब एजुकेटेड लोगों का युग आ गया है। तो यंगस्टर जो है बड़ी जल्दी एक नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो टेक्नोलॉजी के बढ़ने से और एजुकेशन के बढ़ने से काफ़ी सारे नए जो स्टार्टअप्स हैं वो इसमें एंटर कर रहे हैं। जैसे अभी शिवम जी का नया स्टार्टअप आया है जो कि इसमें ई मोबिलिटी को बढ़ावा दे रहा है। ये एक सेपरेट काइंड ऑफ पैरेलल, जैसे ओला की तरह एक नया नेटवर्क आया है गाड़ियों का। तो इसमें काफ़ी सारा जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ इनके पास आई हैं। मार्केट में देखा जाए तो जब नई कोई कंपनी लगती है तो उसके पीछे काफ़ी लोगों का जो नया जो है रोज़गार शुरू हो जाता है। तो इसके पीछे कंपोनेंट फैक्ट्रियाँ बड़ी अटैच्ड होती हैं। तो कंपोनेंट जो फैक्ट्रियाँ, जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, वो कंपोनेंट इन नई कंपनियों को दे रहे हैं। और कुछ एक हमारी एग्जिस्टिंग कंपनियां जैसे हीरो है और हमारा जो होंडा है, सबको जो कंपोनेंट दे रहे हैं, तो उनका उत्पाद जो है कंपोनेंट का वो बढ़ जाता है। तो नई जॉब्स तो इससे क्रिएट होती ही हैं। बट इसमें जो बहुत बड़ा रोल अभी है इनकी तादाद को बढ़ाने का, जैसा मेरे सहयोगी ने बताया कि जो इंसेंटिव है वो बहुत बड़ा एक योगदान दे रहा है। तो इंसेंटिव में जो हमारा जो फेम है, फेम 2 जो चल रहा है अभी, उसमें काफ़ी ऐसे कंपोनेंट हैं जो कि हमारे व्हीकल्स की सेल्स को बढ़ाने में सक्षम हैं और उपभोक्ता को काफ़ी अट्रैक्ट कर रहे हैं कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट हों। काफ़ी सारे जो प्रोग्राम आए हैं हमारे फेम में, जैसे हमारा एक इंसेंटिव प्रोग्राम आया है जिसमें टैक्स रिबेट भी मिल रही है। 1.5 लाख तक आप अपना टैक्स रिबेट ले रहे हैं। GST रेट जो है सीधा आपका 12% से इन्होंने 5% कर दिया है। और इसके अलावा आपका RTO फीस जो है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल 0 कर दिया है। काफ़ी स्टेट्स ने उसको अडॉप्ट किया है। तो ये सब जो है, ये इसका ओवरऑल जो सहयोग जो हमें सरकारों से मिल रहा है, चाहे वो राज्य सरकारें हों चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो,
उससे ये तो संभव दिख ही रहा है कि धीरे धीरे मार्केट हमारी कन्वेंशनल व्हीकल को धीरे धीरे कवर कर लेगी और उस डायरेक्शन में ही हम जा रहे हैं। आप तीनों ही लोगों ने ईवी पर इतना वैल्यूबल इंफॉर्मेशन हमको दिया और साथ ही हमारे व्यूअर्स को इतने पूरा एलॉबरेट करके इस टॉपिक के बारे में बताया। आप तीनों का बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद। तो हमारी इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा इस पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecial@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को अब दीजिए इजाज़त। आदाब।